स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। उम्मीदवार घोषित होते ही बिहार की सियासत में बड़ी हलचल। दरअसल बात यह है कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यानी कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। इससे पहले प्रशांत किशोर कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। उनकी पार्टी जनसुराज पार्टी पूरे बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ी, लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े। और जब एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं तो प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से बांकीपुर का मुकाबला अब हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। बांकीपुर सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है और नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को जनसुराज के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। उनके मैदान में आने के बाद भाजपा के साथ साथ विपक्षी दलों की रणनीति पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के बाद महागठबंधन के भीतर भी सियासी चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से उनके समर्थन की वकालत सामने आई है, जबकि राजद ने अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही है। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरणों की बड़ी परीक्षा बनता दिखाई दे रही है। 21 वर्षों बाद पहली बार नहीं दिखेंगे नीतीश कुमार। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार सदन का नज़ारा ऐतिहासिक रूप से अलग होगा। करीब 21 सालों बाद पहली बार नीतीश कुमार विधानसभा में नजर नहीं आएंगे। लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री और फिर सदन की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी इस सत्र की सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से अधिक समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं और विधानसभा सत्रों के दौरान सरकार की ओर से अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होने वाली तीखी बहसों से लेकर के महत्वपूर्ण विधेयकों और फिर नीतिगत फैसलों तक उनकी मौजूदगी सदन में खास मायने रखती थी। ऐसे में इस बार उनके बिना मानसून सत्र की कार्यवाही पर सभी की नजर टिकी रहेगी। 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और फिर हंगामे के आसार है। विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था, रोजगार, विकास और फिर अन्य जनहित के मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष भी जवाबी रणनीति के साथ सदन में उतरेगा। ऐसे में 21 वर्षों बाद नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी बिहार की संसदीय राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखी जा रही है। 29 साल में फर्श से अर्श पर, क्या तेजस्वी यादव बदल पाएंगे राजद की किस्मत? दरअसल बात यह है कि आरजेडी कल अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनी पार्टी ने बिहार की राजनीति में तेजी से अपनी जगह बनाई और एक दौर में सत्ता के शिखर तक पहुंची। सामाजिक न्याय और फिर पिछड़े वंचित वर्गों की राजनीति के सहारे राजद बिहार की सबसे प्रभावशाली पार्टियों में शामिल हुई और कभी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला था। लेकिन समय के साथ राजद की राजनीतिक ताकत में उतार चढ़ाव आया और अब पार्टी एक कठिन दौर से गुजर रही है, जहाँ खास करके 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीद से बेहद कमजोर प्रदर्शन के बाद संगठन, रणनीति और नेतृत्व को लेकर के कई सवाल उठे हैं। जहाँ कभी बिहार की सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली पार्टी के सामने अब अपने पुराने जनाधार को बचाने के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने की बड़ी चुनौती है। अब सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर के है कि क्या वे लालू यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए राजद की किस्मत बदल पाएंगे? जब पार्टी के सामने संगठन को मजबूत करने, जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाने और फिर युवा मतदाताओं का भरोसा जीतने की चुनौती है। ऐसे में आने वाले समय तय करेगा कि तेजस्वी यादव आरजेडी को फिर से सत्ता की ऊंचाई तक पहुंचा पाते हैं या फिर पार्टी का संघर्ष और लंबा होता है। ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी।
खामेनेई के जनाजे के बीच भारतीय शख्स का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। दरअसल बातें हैं कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच एक भारतीय शख्स का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भारतीय पंडित अमेरिका और फिर ईरान के रिश्तों पर बोलते हुए दावा करते नजर आ रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है। खामेनेई के जनाजे के सामने ये वीडियो दोबारा वायरल होने से लोगों का ध्यान खींच रहा है। वायरल वीडियो में शख्स ईरान के रुख की तारीफ करते हुए अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो नया नहीं है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम के बीच इसे फिर से बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बांकीपुर उपचुनाव से बदलेगी बिहार की राजनीति, उम्मीदवार बनते ही प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, सीएम सम्राट का भी जिक्र है। दरअसल बातें हैं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि इसके नतीजे बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर ने भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगाने की बात कही है और दावा किया है कि उनके चुनावी मैदान में उतरने से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी जिक्र करते हुए कहा कि बांकीपुर की जनता भाजपा को हरा करके बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकती है। उनका कहना है कि भाजपा की हार का असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे बिहार की सत्ता और फिर नेतृत्व को लेकर भी नई बहस शुरू होगी। उन्होंने पहले भी दावा किया था कि बांकीपुर का नतीजा राज्य की राजनीति में अहम मोड़ साबित हो सकता है। प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के बाद बांकीपुर का मुकाबला हाई प्रोफाइल हो गया है। ये सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में जनसुराज के प्रमुख चेहरे का खुद मैदान में उतरना बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या प्रशांत किशोर अपने दावे के मुताबिक बांकीपुर से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे। कटिहार का अजूबा स्कूल, हेडमास्टर के साथ गुरुजी सोते रहे, छात्राएं पढ़ाती रहीं कंप्यूटर, परिसर में थ्रेसर ट्रैक्टर। दरअसल बात है कि बिहार के कटिहार जिला के पोठिया स्थित एक सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जन निरीक्षण के दौरान हालात ऐसे मिले कि प्रधान अध्यापक के साथ शिक्षक सोते नजर आए, जबकि छात्राएं खुद कंप्यूटर की पढ़ाई कराती दिखी। ये स्कूल में शिक्षकों की भूमिका और फिर पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर के कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल परिसर का इस्तेमाल पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों के लिए भी किया जाता रहा था। जब परिसर के अंदर ट्रैक्टर और फिर थ्रेसर खड़े मिले, जबकि चापाकल के पास मवेशी भी बंधे हुए थे। जय इतना ही नहीं, स्कूल में सफाई कर्मी की कमी और कई प्रमुख विषयों के शिक्षकों की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं भी सामने आई है। इस पूरे मामले ने सरकारी स्कूलों की निगरानी और फिर जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस जगह बच्चों को बेहतर शिक्षा और फिर अनुशासन मिलना चाहिए, वहाँ पर ऐसी तस्वीर सामने आने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और स्कूल की व्यवस्था कब सुधरती है। खुशखबरी का बड़ा धमाका, बिहार में एक साथ 2 बड़ी भर्तियां शुरू। दरअसल बातें हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में यानी कि बिहार में एक साथ 2 बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से हजारों अभ्यर्थियों के लिए नौकरी का मौका खुल गया है। अलग अलग पदों के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया के जरिए सरकारी नौकरी पाने का अवसर हासिल कर सकते हैं। इन भर्तियों में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और फिर आयु सीमा निर्धारित की गई है। जो उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा कर लें। बिहार में हाल के दिनों में कई भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया है, जिससे नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह बढ़ा है। एक साथ 2 बड़ी भर्तियां शुरू होने को बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। खास करके लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इससे नई उम्मीद मिली है। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं और फिर जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रख करके भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। किशनगंज में मनाया गया आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस। यह दरअसल बातें हैं कि किशनगंज में आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और फिर उत्साह के साथ मनाया गया है। इस मौके पर पार्टी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने झंडोत्तोलन किया और केक काट करके एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजद नेता, पदाधिकारी और फिर कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने राजद की नीतियों और फिर सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चर्चा की है। नेताओं ने कहा है कि पार्टी ने हमेशा गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और फिर वंचित तबकों की आवाज उठाने का काम किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर और फिर मजबूत
मजबूत करने की अपील की गई है। स्थापना दिवस को लेकर के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। झंडा उत्तोलन और केक काटने के बाद नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी है और पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के साथ संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। बिहार में 24 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर के जारी किया येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। यह दरअसल बात यह है कि बिहार के 24 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम में बदलाव के कारण कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पर कुछ स्थानों पर गरज चमक और फिर वज्रपात का खतरा भी बना रह सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून की सक्रियता के कारण राज्य के यानी कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। राजधानी पटना समेत कई इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी और फिर उमस से राहत मिली है, जबकि मौसम का मिजाज अचानक बदलने की संभावना बनी हुई है। येलो अलर्ट को देखते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। खास करके तेज आंधी, गरज चमक और बिजली गिरने की स्थिति में खुले मैदान, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। मानसून सत्र से पहले सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, सियासी चर्चा शुरू। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को मानसून सत्र की रणनीति और फिर राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात से जोड़ करके देखा जा रहा है। मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, इसे लेकर के आधिकारिक तौर पर विस्तृत से जानकारी सामने नहीं आई है। जहाँ हालांकि माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र में सरकार की रणनीति, विपक्ष के हमलों का जवाब और फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी तालमेल को लेकर के चर्चा शुरू होगी। यह सत्र से ठीक पहले हुई इस मुलाकात ने कई तरह की सियासी अटकलों को हवा दे दी है। जब मानसून सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब सबकी नज़र इस बात पर है कि विधानसभा के भीतर सरकार किन मुद्दों को प्रमुखता देती है और विपक्ष किस रणनीति के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करता है। जब वहीं पर सम्राट चौधरी और फिर नीतीश कुमार की इस मुलाकात को लेकर की राजनीतिक चर्चा लगातार तेज बनी हुई है। बिहार में अवैध नर्सिंग होम पर लगेगी लगाम, सभी छोटे बड़े अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य। दरअसल बात यह है कि बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अवैध नर्सिंग होम, निजी अस्पताल और क्लिनिकों पर अब सख्ती बढ़ने लगी है, जहाँ सख्ती बढ़ने वाली है। नई व्यवस्था के तहत छोटे बड़े स्वास्थ्य संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। खासतौर पर 1 से 40 बेड तक की क्षमता वाले छोटे अस्पतालों, नर्सिंग होम और फिर क्लिनिकों को भी कानूनी रूप से संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं पर राज्य सरकार ने इसके लिए नई नियमावली लागू की है और जिला स्तर पर पंजीकरण प्राधिकरण की व्यवस्था की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल चलाने पर पहली बार 10,000 रुपये और फिर दूसरी बार 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर संस्थान को सील करके कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नई व्यवस्था का मकसद अवैध और फिर फर्जी तरीके से चल रहे स्वास्थ्य संस्थानों पर रोक लगाना और फिर मरीजों को सुरक्षित इलाज उपलब्ध कराना है। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है। माना जा रहा है कि इस सख्ती से बिहार में गुपचुप तरीके से चल रहे अवैध नर्सिंग होम और फिर अस्पतालों पर बड़ी लगाम लगेगी। बिहार के इन इलाकों में 2027 तक नहीं खरीद पाएंगे जमीन, सरकार ने जारी किया आदेश। दरअसल बात है कि बिहार के सीतामढ़ी जिला में प्रस्तावित सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र को लेकर के सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। चिन्हित इलाकों में 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और फिर भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला नई टाउनशिप के व्यवस्थित विकास और फिर मास्टर प्लान तैयार करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस प्रतिबंध के दायरे में सीतामढ़ी नगर निगम की कुछ वार्डों के साथ आसपास की कई पंचायतों के चिन्हित क्षेत्र शामिल है। आदेश लागू रहने के दौरान संबंधित इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री, हस्तांतरण या फिर नए निर्माण से जुड़े काम नहीं किए जा सकेंगे। प्रशासनिक स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरभंगा बनेगा आधुनिक शहर, मिथिला सिटी परियोजनाओं को मिली नई रफ्तार। दरअसल बात यह है कि बिहार के दरभंगा को आधुनिक और फिर विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में मिथिला सिटी परियोजनाओं को नई रफ्तार मिली है। बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। योजना के तहत करीब 1600 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस या फिर नया शहरी क्षेत्र विकसित किया जाएगा। जब वहीं पर मिथिला सिटी में बेहतर स्तर की आवासीय और फिर व्यावसायिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरित क्षेत्र और फिर
अन्य आधुनिक बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। परियोजना के लिए बड़े स्तर पर वित्तीय संसाधन जुटाने की तैयारी भी की जा रही है ताकि दरभंगा और फिर आसपास के इलाकों में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिल सके। वहीं पर इस परियोजना के पूरा होने से दरभंगा की तस्वीर बदलने की उम्मीद है और रोजगार, निवेश तथा कारोबार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। मिथिला सिटी को इस तरह विकसित करने की योजना है कि आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र आधुनिक शहरी सुविधाओं का बड़ा केंद्र बन सके और पूरे मिथिला क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिल सके। आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस, बिहार की जनता के नाम लालू यादव का भावनात्मक संदेश, कहा हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं। दरअसल बात है कि आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता और फिर कार्यकर्ताओं के नाम भावनात्मक संदेश जारी किया है, जहां उन्होंने पार्टी के 3 दशक के संघर्ष, त्याग और फिर बलिदान को याद करते हुए कहा कि 5 जुलाई 1997 को गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक और फिर अधिकार की लड़ाई के लिए राजद की स्थापना की गई थी। जहां लालू यादव ने कहा कि राजद सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है बल्कि जनता के हक और फिर अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला आंदोलन है। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, रोजगार और समावेशी विकास के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई है और कार्यकर्ताओं से संविधान, लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए एकजुट होकर के संघर्ष करने का आह्वान किया है। अपने संदेश में लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और मजबूत बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजद की प्राथमिकता गरीब, पीड़ित, कमजोर और फिर वंचित तबकों की आवाज उठाना रही है और आगे भी पार्टी जनता के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी। किशनगंज में मंत्री दिलीप जायसवाल का विपक्ष पर हमला, बोले एनडीए में फूट डालना चाहते हैं तेजस्वी। दरअसल बात है कि किशनगंज में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव एनडीए के भीतर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और फिर सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों को लेकर के भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और फिर गठबंधन में किसी तरीके का मतभेद नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े ठोस मुद्दे नहीं हैं, इसलिए एनडीए की एकजुटता को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसी कोशिशों से गठबंधन पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की जनता सब कुछ देख और समझ रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए विकास और फिर जनहित के मुद्दों पर आगे बढ़ रहा है, जबकि विपक्ष राजनीतिक भ्रम पैदा करने में लगा है। जब किशनगंज में दिए गए उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। वैभव सूर्यवंशी का दिल छू लेने वाला संदेश, कहा आपके प्यार ने कर दिया है अभिभूत, हर तरफ हो रही है तारीफ। दरअसल बात है कि बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रशंसकों के नाम एक भावनात्मक संदेश शेयर किया है। उन्होंने लोगों से मिले अपार प्यार और समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि वे इस स्नेह से अभिभूत हैं। उनके इस संदेश के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में खास पहचान बनाई है और मैदान पर उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और फिर आत्मविश्वास ने देश दुनिया के क्रिकेट प्रशंसकों का ध्यान खींचा है। लगातार मिल रहे समर्थन को लेकर के उन्होंने कहा कि लोगों का प्यार उन्हें आगे और फिर बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। उनके इस दिल छू लेने वाले संदेश की तरह हर तरफ चर्चा हो रही है। प्रशंसकों का कहना है कि वैभव न सिर्फ अपने खेल बल्कि अपनी सादगी और विनम्रता से भी लोगों का दिल जीत रहे हैं। बिहार के इस युवा खिलाड़ी से आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को बड़ी उम्मीद है। हिलने लगी थी प्रधानमंत्री की कुर्सी, लालू यादव ने कैसे पार किया था आग का दरिया। दरअसल बात है कि आरजेडी का जन्म 5 जुलाई 1997 को ऐसे समय में हुआ था जब बिहार और दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई थी। चारा घोटाले की आंच तेज हो चुकी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर पद छोड़ने का भारी दबाव था। इसी सियासी संकट के बीच लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर के नई पार्टी आरजेडी बनाने का बड़ा फैसला लिया है। जब उस दौर में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पार्टी के भीतर भी विरोध बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने समर्थक, सांसदों और नेताओं को साथ लेकर के राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। आरजेडी के गठन से जनता दल में बड़ी टूट हुई है और इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। केंद्र की संयुक्त मोर्चा सरकार भी संकट में घिरने लगी और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार
गुजराल की कुर्सी तक डगमगाने लगी। तमाम राजनीतिक दबाव और फिर विरोध के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव ने अपनी रणनीति से सत्ता का समीकरण संभाला और बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखी। 1997 का वह दौर भारतीय राजनीति के सबसे नाटकीय अध्यायों में गिना जाता है, जब एक बड़े घोटाले के आरोप, पार्टी में बगावत और सत्ता संकट के बीच आरजेडी का जन्म हुआ और लालू यादव ने अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए बड़ा दांव खेला। बिहार के पटना समेत 30 शहरों में पीपीपी मॉडल पर बनेंगे आलीशान बस टर्मिनल, इन लोगों को मिलेगा रोजगार। दरअसल बात यह है कि बिहार में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। यह बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पटना समेत बिहार के 30 से अधिक शहरों में पीपीपी मॉडल पर आधुनिक और फिर आलीशान बस टर्मिनल विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इन टर्मिनलों को 5 मंजिला बनाने की तैयारी है, जहां पर यात्रियों को बेहतर और फिर आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। यह योजना के तहत बस टर्मिनलों में आधुनिक प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, पार्किंग, व्यावसायिक परिसर और फिर यात्रियों के लिए अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएगी। यह पीपीपी मॉडल के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से इन बस अड्डों का निर्माण और फिर विकास किया जाएगा, जिससे पटना समेत बिहार के कई बड़े नेता और फिर छोटे शहरों की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान, कहा कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले आस्था की बात करने लायक नहीं। दरअसल बात है कि लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर शक्ति केंद्र के संयोजकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व और फिर राम सेतु पर सवाल उठाए तथा जिनके शासनकाल में कार सेवकों पर गोलियां चली, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आस्था की बात करने लायक नहीं है। नितिन नवीन ने कहा कि राम मंदिर के लिए भाजपा, संघ और फिर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने लंबा संघर्ष किया है और उसी संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में राम मंदिर के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन और फिर हिंदू आस्था के अपमान को उत्तर प्रदेश और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा है कि वे चुनाव के लिए तैयार हैं और विपक्ष कितनी भी ताकत लगा ले, भाजपा कार्यकर्ता मजबूती से मुकाबला करेंगे। साथ ही उन्होंने योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था और फिर विकास को लेकर भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। समस्तीपुर, दरभंगा, नालंदा, मधुबनी और फिर नवादा के लोगों का इंतजार बढ़ा। 15 साल बाद भी महासेतु अधूरा। दरअसल बात है कि समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा और नवादा समेत कई जिलों के लोगों का इंतजार एक बार फिर से बढ़ गया है। बख्तियारपुर, ताजपुर, गंगा महासेतु का निर्माण कार्य करीब 15 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। लंबे समय से इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूरा होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अब भी बेहतर सड़क संपर्क के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इस महासेतु के पूरा होने से उत्तर बिहार और फिर दक्षिण बिहार के बीच सीधी कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। खास करके समस्तीपुर, दरभंगा और फिर मधुबनी से नालंदा तथा नवादा की ओर आने जाने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करने से राहत मिल सकती है। यह परियोजना में लगातार देरी के कारण यात्रा समय और फिर परिवहन से जुड़ी परेशानियां बनी हुई है। करीब 1.5 दशक से अधूरी इस परियोजना को लेकर के अब लोगों की उम्मीदें फिर से सरकार और फिर निर्माण एजेंसियों पर टिकी है। महासेतु के चालू होने से न सिर्फ कई जिलों के बीच आवागमन आसान होगा, बल्कि व्यापार, रोजगार और फिर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलने की संभावना है। फिलहाल लोगों को इस बड़े पुल के पूरी तरह तैयार होने का इंतजार है। भोजपुर पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी, दिवंगत भरत भूषण तिवारी के परिजनों से की मुलाकात। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भोजपुर जिले के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिवंगत भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके उनका दुख शेयर किया है और फिर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। घटना को लेकर के इलाके में पहले से ही राजनीतिक हलचल बनी हुई है। परिजनों से मुलाकात के बाद अशोक चौधरी ने भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठाए और फिर इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और फिर सरकार अगर किसी अधिकारी की गलती सामने आती है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने मामले की पूरी जानकारी सरकार और फिर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही है। मंत्री अशोक चौधरी की इस मुलाकात के बाद भरत तिवारी मामले को लेकर के सियासी चर्चा और तेज हो गई है। परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है।
वहीं पर अब सरकार के वरिष्ठ मंत्री के गांव पहुंचने और फिर जांच का भरोसा देने के बाद सबकी नज़र आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। एम्स पटना का होगा विस्तार, 200 अतिरिक्त बेड बढ़ेंगे, मरीजों को मिलेगी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा। दरअसल बात है कि पटना एम्स का जल्द विस्तार किया जाएगा और फिर इसके लिए बिहार सरकार 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराएंगी। जब विस्तार कार्य पूरा होने के बाद अस्पताल में करीब 200 अतिरिक्त बेड जुड़ेंगे, जिससे मरीजों के इलाज की क्षमता बढ़ेगी और फिर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जब विस्तार योजना के तहत सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा, साथ ही बर्न सेंटर, ओपीडी, आईपीडी और फिर न्यूक्लियर मेडिसिन जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे बिहार के साथ आसपास के राज्यों से आने वाले मरीजों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिल सकेगी। पटना एम्स में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। 200 अतिरिक्त बेड जुड़ने से अस्पताल पर दबाव कम होने की उम्मीद है और ज़्यादा मरीजों को समय पर भर्ती करके बेहतर इलाज दिया जा सकेगा। सरकार की इस पहल से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। वैभव सूर्यवंशी का बिहार के राजनीतिक गलियारों में बजा डंका, तारीफ करते नहीं थक रहे हैं नेता। दरअसल बात है कि बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की शानदार उपलब्धियों की गूंज अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। कम उम्र में अपने दमदार प्रदर्शन से देश दुनिया का ध्यान खींचने वाले वैभव सूर्यवंशी की केंद्रीय मंत्री और फिर बिहार के कई बड़े नेताओं ने जमकर के तारीफ की है। सोशल मीडिया पर भी उनके प्रदर्शन को बिहार के लिए गर्व का पल बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने वैभव सूर्यवंशी को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नेताओं का कहना है कि वैभव ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और फिर आत्मविश्वास से बिहार का नाम रोशन किया है। जहां उनकी उपलब्धि बिहार के उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें बिहार के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल कर दिया है। जब क्रिकेट के मैदान से लेकर के सियासी गलियारों तक उनकी तारीफ हो रही है और हर तरफ उनके प्रदर्शन की चर्चा है। अब प्रशंसकों को उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट में और बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते रहेंगे। बिहार के 4 शहरों में जमीन खरीद बिक्री पर लग गई है पूरी तरह से रोक, लोग हुआ परेशान। दरअसल बात है कि बिहार के 4 शहरों के प्रस्तावित टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री और नए निर्माण पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि इन चारों जिलों में नए टाउनशिप बनाया जाएगा, जहां नए टाउन बनाया जाएगा, नई शहर बसाई जाएगी। ये फैसला पटना, गया, दरभंगा और सीतामढ़ी में विकसित होने वाले ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का मकसद इन इलाकों का सुनिश्चित विकास करना और भविष्य के मास्टर प्लान के अनुसार ही नई शहरी व्यवस्था तैयार करना है। जब प्रतिबंध के दौरान चिन्हित टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री, खरीद बिक्री, हस्तांतरण और फिर नए भवन निर्माण जैसी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इस अवधि में संबंधित क्षेत्रों का विस्तार मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें सड़क, आवागमन, व्यवसाय क्षेत्र, हरित क्षेत्र और अन्य बुनियादी सुविधाओं की रूपरेखा तैयार किया जा सके। बिहार में डीएसपी बनने के लिए क्या होना चाहिए योग्यताएं? दरअसल बात है कि बिहार में पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए सबसे जरूरी योग्यता ग्रेजुएशन है। जब उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या फिर किसी अन्य मान्य विषय से ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब बिहार में डीएसपी पद तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है। उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू जैसी चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसके साथ ही पुलिस सेवा से जुड़े पदों के लिए निर्धारित शारीरिक मानकों को भी पूरा करना पड़ सकता है। जहाँ आयु सीमा और फिर अन्य पात्रता शर्तें संबंधित भर्ती विज्ञापन के अनुसार तय होती है। डीएसपी बनने की इच्छुक उम्मीदवारों को मान्यता अध्ययन, सामान्य अध्ययन, बिहार से जुड़े विषय, करंट अफेयर्स और फिर मुख्य परीक्षा की मजबूत तैयारी करनी चाहिए। जहाँ अंतिम चयन मेरिट और फिर उपलब्ध पदों के आधार पर ही होती है। इसलिए सिर्फ परीक्षा पास करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बेहतर रैंक हासिल करना भी जरूरी होता है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को संबंधित बीपीएससी भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना में योग्यता, आयु सीमा और फिर शारीरिक मानकों की जाँच जरूर करनी चाहिए।
भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले में पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा 1 करोड़ रुपए दिला दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। दरअसल बात है कि भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने यह बयान दिया है। उन्होंने सरकार और फिर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिला दीजिए, इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पप्पू यादव ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और फिर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पप्पू यादव ने मंत्री अशोक चौधरी के भरत तिवारी के घर पहुंचने पर भी तंज कसा है और कहा है कि सिर्फ मुलाकात और फिर बयानबाजी से न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर इनकाउंटर गलत था तो फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने बिहार पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी बेहद तीखी टिप्पणी की है। जब भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामला लगातार बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि कई नेता पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। अब पप्पू यादव के 1 करोड़ रुपए मुआवजे और फिर निष्पक्ष जांच के बयान के बाद इस मामले पर सियासी बहस और तेज हो गई है। दोस्तों, अगर आप नेपाल के हैं और भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। खास करके किशनगंज में भारतीय नागरिकता के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। नेपाली मूल की महिलाओं को ये बड़ा मौका मिलेगा। 3 चरणों में शिविर लगाए जाएंगे। जी हां, किशनगंज और नेपाल सीमा से जुड़े परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले से आसान होने जा रही है। जिला प्रशासन ने विशेष नागरिकता शिविर आयोजित करने का फैसला लिया है, जहां पर पात्र लोगों, खास करके नेपाल से विवाह करके भारत लाई गई महिलाओं के आवेदन लिए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि इस अभियान से वर्षों से लंबित कई मामलों का समाधान हो सकेगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि नेपाल सीमा से सटे किशनगंज जिले में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष महाअभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर पूरे जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में 3 चरणों में विशेष नागरिकता शिविर लगाए जाएंगे। ये अभियान खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो लंबे समय से भारतीय नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन के अनुसार 8 जुलाई, 15 जुलाई और 22 जुलाई 2026 को सभी प्रखंड मुख्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पात्र लोगों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी मौके पर किया जाएगा। जब प्रशासन ने इस अभियान को अति महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा है, जब सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और फिर अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक पात्र लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। इसके लिए पंचायत स्तर पर जन जागरूकता अभियान, माइकिंग और स्थानीय भाषा में सूचना प्रसारित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र व्यक्ति इस अवसर से वंचित न रह जाए। पहले चरण यानी कि 8 जुलाई को मुख्य रूप से उन महिलाओं के आवेदन लिए जाएंगे जिन्होंने नेपाल से विवाह करके भारत में अपना जीवन शुरू किया है और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहती है। 15 जुलाई को देशीयकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन के तहत पात्र आवेदकों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं पर 22 जुलाई को ऐसे सभी पात्र लोगों को अंतिम अवसर दिया जाएगा जो किसी कारणवश पहले 2 शिविरों में आवेदन नहीं कर पाए। जिला प्रशासन का कहना है कि शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों की विधिवत जांच की जाएगी। दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद फाइलें जिला सामान्य प्रशासन शाखा के माध्यम से आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों और फिर गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। दरअसल किशनगंज नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा जिला है, जहां पर वर्षों से भारत और फिर नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध रहा है। ऐसे में नेपाल से विवाह करके भारत आने वाली कई महिलाएं आज भी तकनीकी और फिर कागजी प्रक्रियाओं के कारण भारतीय नागरिकता और मतदान जैसे संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। प्रशासन का मानना है कि ये विशेष अभियान ऐसे परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सभी पात्र लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेज और फिर पहचान पत्र के साथ संबंधित प्रखंड कार्यालय पहुंच करके आवेदन करें। वहीं पर शिविरों में तैनात नोडल पदाधिकारियों और फिर कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, त्रुटि रहित और समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मोड़े ग्राम से किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए डीपीआर पर मंथन हुआ है।
जनप्रतिनिधि ने सुझाव दिए हैं, जिसमें अमोर विधायक अख्तरुल इमान, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद और बायसी विधायक गुलाम सरवर शामिल थे। जब बैठक में किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अधिकारियों के साथ परियोजना पर चर्चा करते हुए क्षेत्र हित से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बैठक में अमोर विधायक अख्तरुल इमान, बायसी विधायक गुलाम सरवर, पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार तथा संबंधित अंचल अधिकारी भी मौजूद रहे। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि मोरेग्राम किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में शनिवार को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी कि DPR तैयार करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NHAI के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक में किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये हाई स्पीड कॉरिडोर केवल एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि सीमांचल के आर्थिक और फिर सामाजिक विकास की नई आधारशिला साबित हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया है कि DPR तैयार करते समय स्थानीय जरूरतों, किसानों के हितों और फिर क्षेत्रीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक में अमोर विधायक अख्तरुल इमान, बायसी विधायक गुलाम सरवर, पूर्णिया के जिलाधिकारी अंशुल कुमार तथा संबंधित अंचल अधिकारियों ने भी भाग लिया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने भूमि अधिग्रहण, स्थानीय आबादी की सुविधा और फिर भविष्य की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव प्रस्तुत किए हैं। NHAI के अधिकारियों ने परियोजना की रूपरेखा और फिर DPR तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया है कि सभी सुझावों का तकनीकी स्तर पर परीक्षण किया जाएगा और जो सुझाव व्यवहारिक होंगे उन्हें परियोजना में शामिल करने का प्रयास भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस हाई स्पीड कॉरिडोर के बनने से किशनगंज, पूर्णिया और फिर सीमांचल के अन्य क्षेत्रों की सड़क संपर्क व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। इससे माल ढुलाई आसान होगी, उद्योग और व्यापार को नई गति मिलेगी, निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। स्थानीय लोगों को भी इस परियोजना से काफी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि यदि ये कॉरिडोर समय पर बनकर के तैयार हो जाता है तो फिर सीमांचल का देश के अन्य हिस्सों से संपर्क और बेहतर होगा, यात्रा का समय कम होगा और फिर क्षेत्र के समग्र विकास को नई रफ्तार मिलेगी। फिलहाल DPR तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि परियोजना को अंतिम स्वीकृति कब मिलती है और निर्माण कार्य धरातल पर कब शुरू होता है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार आगे बढ़ा तो फिर आने वाले वर्षों में मोरेग्राम किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर सीमांचल के विकास की नई पहचान बन सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।